हेलो स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं और आज करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखो चैप्टर के नाम में ही कुछ रखा है। क्या? देखो लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन मैंने पहले भी बता दिया। लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर एक हो। ठीक है, यानी कि इस तरीके से देखो 2x प्लस 5 ये लीनियर इक्वेशन है इक्वल टू 0। 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 ये भी लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन का तो पता चल गया सर हमने। इन टू वेरिएबल, देखो इसमें तो एक वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल में, यानी कि इस तरीके से कुछ होगी कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो इसमें टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन है। चलो सर ये भी पता चल गई कि लीनियर इक्वेशन है, इन टू वेरिएबल में है। अब पेयर, पेयर यानी जोड़े, तो एक यह होगी, एक ऐसी है, एक और मतलब 5x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। देखो लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और पेयर है, तो यही चैप्टर का नाम है। समझ में आ गया होगा, चैप्टर के नाम से ही जाहिर हो रहा है। मतलब कि हमें दो दो इक्वेशन दी हुई होंगी, उनको हमने सोल्व करना है, उनमें कुछ समस्याएं दी हुई होंगी, वे हमने हल करनी है। जैसे कह देगा कि 1 kg अंगूर ले आए, 1 kg अंगूर ले आए और 1 kg सेब ले आए, या ऐसे कह देगा 2 kg अंगूर ले आए, 5 kg सेब ले आए, उनका रेट कुछ भी दे देगा 50 रुपए है। फिर कह देगा 3 kg अंगूर ले आए बाद में और 6 kg सेब ले आए, उनका रेट दे देगा कुछ भी, 100 रुपये कुछ भी दे देगा। तो हमने 1 kg अंगूर और 1 kg सेब का मूल्य बताना है। ठीक है, तो हमें कुछ समस्याएं देगा, उनको हमने सोल्व करना। अब भाई साहब जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर में, ठीक है, पुराने मैथ में तो इसके 4 तरीके होते थे सोल्व करने के, लेकिन अब 3 ही हैं। वे कौन से? एक तो ग्राफिक मेथड है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड। ये 3 तरीके से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर को सोल्व करना है। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है उसमें हमने यूज करना है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे और इलिमिनेशन मेथड हम सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज में यूज करेंगे। यानी कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालनी है वे ग्राफ बना करके निकालनी है। तो अब सर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से बनता है, ठीक है, और किस तरीके से वैल्यू निकलेंगी सर, तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। जी हाँ, आज इस वीडियो में आपको बिना बताए ही मैं आपकी एक्सरसाइज खत्म करने वाला हूं। बस जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं लिख रहा हूं आप उस पर पूरा ध्यान दे करके बैठे सुने। ठीक है, पेन कॉपी निकालने, साथ साथ नोट्स बनाते रहे, जो मैं कहूँ वो लिखते रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको ग्राफिकल मेथड सिखाते हैं इनको सोल्व करने के लिए। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, अगर इन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो देखो पहले ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। लेकिन 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 देखो, ये इक्वेशन 1 है तो क्यों ना हम इसको a1x b1y c1 इक्वल टू 0 और a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहां पर a1 क्या है, इक्वेशन 1 में a1 है कोफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है इक्वेशन 1 में कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 इक्वेशन 1 में कांस्टेंट टर्म। इसी तरीके से इक्वेशन 2 में a2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, b2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, c2 क्या है कांस्टेंट टर्म। क्लियर बात, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, ये भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है बात। अब मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाना चाहता हूं कि हम इसका ग्राफ कैसे तैयार कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम। x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर। अब 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 को लेना है फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये एक ऐसा चैप्टर है या ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपकी मनमर्जी चलेगी, ठीक है। आप जो चाहो x की वैल्यू वो ले सकते हो, जो चाहो y की वैल्यू वो अपने आप आ जाएगी। देखो ये देखो, इक्वेशन 1 से हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 ये है कि x प्लस, यहां पर लिख लेता हूं x प्लस 3y इक्वल टू 6। यहां पर हमने या तो x को एक तरफ रखना है या y को एक तरफ रखना है। अगर मैं y को एक तरफ रखूं यानी 3y इक्वल टू, ये इधर आ गया 6 माइनस एक्स, और y इक्वल टू, ये यहां मल्टीप्लाई है, इधर आ गया डिवाइड 6 माइनस एक्स बाय 3। क्लियर है, यानी कि इक्वेशन 1 से हमें y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाय 3, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखो हमने इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है और उसमें इस तरीके से x और y लिख देना है। तो अब इससे होगा क्या, ये क्यों बनाया, क्योंकि भाई हमने x की वैल्यू यहाँ पर अपनी मन मर्जी के अनुसार रखनी है। x की वैल्यू आपको अपनी मर्जी के अनुसार रखनी है, कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 कुछ भी रख लो, आप जो भी रखोगे तो y की वैल्यू जब उसको सोल्व करोगे रख के तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी। क्लियर है बात, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जैसे आप x की वैल्यू रखोगे उसके हिसाब से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप x की वैल्यू यहाँ पे कुछ ऐसी रखिए कि जो आपकी y की वैल्यू हो वो इंटीजर्स में आए, ठीक है। कई बारी पॉसिबल नहीं होता, पॉइंट में भी पढ़ सकती है, मतलब पॉइंट में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर्स में मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ी ही आसानी होगी, वैसे पॉइंट में भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, आप पहले आपको इस तरीके से कर लेना है, इक्वेशन 1 लेनी है, y को एक तरफ रख लेना है, बाकी सभी को राइट हैंड साइड, ठीक है, नियम अनुसार। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या रखें, सोचो क्या क्या रखें। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख लूं, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख ली तो यहाँ पे मैं रफ में आपको करके दिखा देता हूं। x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 6 माइनस 0 बाई 3, यानी कि 6 बाई 3 इक्वल टू आ गया मेरे पास 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर x की वैल्यू जहां पर 0 तो y की वैल्यू 2 है, ठीक है। ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट पता कर रहे हैं हम, ठीक है, पॉइंट। अब बताओ क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें, सोचो, थोड़ा सोचो कि y की वैल्यू हमारी इंटीजर्स में आ जाए या पॉइंट में, तो बाद का ऑप्शन है, जब कुछ भी नहीं है हाथ पल्ला लग रहा हो जब ऑप्शन है, तो बताओ क्या रखें, जल्दी सोचो भाई। अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूं, देखो x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं तो देखो 3 रख के देखो, y इक्वल टू 6 माइनस 3 बाई 3, अगर 6 में से मैं 3 को माइनस करूंगा तो 3 बाई 3 इक्वल टू आ गया 1 मेरे पास। जहां पे x की वैल्यू 3 होगी वहां पर y की वैल्यू 1 होगी। अब देखो वैसे तो आप दो दो वैल्यू निकाल दो, बस दो दो पॉइंट निकाल दो, उसके साथ भी आपकी लाइन खींच सकती है, ठीक है, उसके साथ भी आपकी लाइन बन जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं आप 3 3 पॉइंट निकालो, क्यों, क्योंकि
तीन तीन पॉइंट जब आप निकालोगे तो लाइन बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखेगी, साफ दिखेगी। दो पॉइंट में तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। तो तीन तीन पॉइंट निकालो आप, मैं चाहता हूं कि आप तीन तीन पॉइंट निकालो, ठीक है। उससे आपका थोड़ा दिमाग भी लगेगा। और अब बताओ, तीसरी वैल्यू एक्स की जगह पर मैं क्या रखूं, क्या रख सकता हूं? सोचो एक बारी, एक्स की जगह पर हम क्या रखें, जल्दी सोचो, क्या क्या रख सकते हैं? अगर यहां पे मैं -3 रखती हूँ, -3, तो अगर -3 रखूंगा, देखो 6 माइनस -3/3, तो 6 माइनस माइनस प्लस 3/3, और ये हो गया हमारे पास 9/3, तो ये आ गया 3। अगर मैं -3 रखूं एक्स की जगह पे, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाती है? 3 आ जाती है। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से बताओ, अगर यहाँ पर मैं -3 रखूंगा, -3, तो माइनस माइनस प्लस 3, और 6 प्लस 3, 9/3 इक्वल टू 3। क्लियर है? ये हो गया इक्वेशन 1 से। अब इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से, इससे ये रफ कार्य भी मैं यहीं पर करके दिखा रहा हूं आपको, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हाँ, तो अब इक्वेशन 2 से ये रही, यहां पर मैं y को एक साइड रख लूंगा, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को? देखो 12 है, और ये -2x, और ये माइनस का 3 है, इधर आगे डिवाइड -3। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि देखो, ये 12 माइनस का हो जाएगा और 2x प्लस का, यानी 2x -12/3। क्लियर है? तो अब इसका भी इस तरीके से बॉक्स बनाना है, और एक्स वाई, एक्स इज यहाँ पर क्या क्या वैल्यू रखे, बताओ, कि वाई की भी हमें इंटीजर मिल जाए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, इंटीजर वैल्यू लेने की कोशिश करनी है आपने ज्यादा से ज्यादा। अगर पॉइंट में आती है वो बाद में ऑप्शन है, अगर हम कुछ भी रख के देख रहे हैं, कोई हमारा तुक्का लग ही नहीं रहा, तो बाद की वैल्यू है। रख आप कुछ भी सकते हो, अगर आप चाहते हो कि डेसिमल में वैल्यू रखेंगे सर, हम तो अनाड़ी हैं, रखो भाई, क्वेश्चन आपका फिर भी सही होगा, ठीक है। बताओ क्या रखी? अगर मैं यहाँ पे 0 रख लूं, तो ये पूरा 0, एक्स की जगह अगर मैं 0 रख लूं, 0, तो देखो यहाँ पर रफ काम कर लूंगा। अगर मैं एक्स की जगह 0 रखूं, तो ये हो जाएगा 2 और 0 -12/3, ये तो पूरा 0 हो गया, तो -12/3, ये आ गया -4। तो अगर एक्स की जगह 0 रखूं, तो वाई की -4 वैल्यू आती है। और बताओ क्या रखूं, और बताओ, अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू रख दूं एक्स की जगह अगर 3 रख दूं, तो 2 × 3 -12/3, तो ये क्या हो गया? 6 -12/3। अगर 6 में से 12 को माइनस करूंगा, तो -6/3, यहां से मेरे को मिल गया -2, तो y की जगह पर मिल गया मैंने -2। क्लियर है? और बताओ भाई क्या वैल्यू रखूं, बताओ, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। देखो 0 रख लिया, 3 रख लिया, कुछ और क्या रख सकते हैं, एक बार सोच के बताओ। देखो मैं चाहता हूं कि आप भी साथ साथ, आप सिर्फ ये मत सोचो कि वीडियो देख रहे हैं हम तो कर रहे, आप ये सोचो कि हम सीख रहे हैं, साथ साथ में कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास वाली भावना लेकर के बैठो यहाँ पे मेरे सामने, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हो, और जो मैं यहाँ पे निकलवा रहा हूँ वो आप निकाल रहे हो, पेन कॉपी पर, पेन कॉपी लेकर के आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो बताओ और क्या क्या रख सकते हैं? देखो कोई माइनस की वैल्यू रख दो, प्लस की वैल्यू रख दो। अगर मैं यहाँ पे -3 रख दूं, क्या रख दूं? -3, तो देखो 2 -3 -12/3, तो ये हो गया -6, ये हो गया -12/3। अब देखो -6 -12 -18/3, और 3 से कट रहा है -6 पर, ठीक है, 3 6 18, यानी कि अगर x की जगह मैंने -3 रखा, तो y की वैल्यू मेरी -6 आई है। क्लियर है? इस तरीके से आपने
इक्वेशन 1 लेनी है, इक्वेशन 2 लेनी है, y आपने एक साइड एज योर चॉइस, आप x को भी एक साइड रख सकते हो। ठीक है, ये रफ काम है, इस पर कोई ध्यान न दे। तो आपने या तो x एक साइड रखना है या y एक साइड रखना है। फिर आपने अगर आपने y एक साइड रखा तो x की अपनी तरफ से कुछ वैल्यू रखते जाना है। कोशिश करना कि इंटीजर्स में ही वैल्यू हो, आपकी वैल्यू जो यहाँ पर रखने पर y की वैल्यू जो आपको प्राप्त हो वो इंटीजर में ही हो। अगर संभव नहीं है तो फिर पॉइंट में आ सकती, कोई दिक्कत नहीं है उससे। इस तरीके से आपने बॉक्स बनाना है। फिर आपने इनका ग्राफ बनाना है। देखो इक्वेशन 1 का हमने ये बना लिए, पॉइंट निकाल लिए, इक्वेशन 2 के हमने पॉइंट निकाल लिए। अब ग्राफ बनाना भी सिखा दो सर जी। यहाँ पर तो भाई सब स्पेस नहीं दिख रहा मेरे को ग्राफ बनाने का, इसका मतलब इसको मिटाना पड़ेगा। टेंशन ना लो। चलो अब हम इन पॉइंट से ग्राफ तैयार करते हैं। तो चलिए अब हम इन इक्वेशन से मिलने वाले पॉइंट से ग्राफ तैयार करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको इस तरीके से ग्राफ बना लेना है। देखो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू क्या, सबसे ज्यादा 6 है। देखो सबसे ज्यादा 6 है, तो 6 पॉइंट जो इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू दिखे आपको, ठीक है, सबसे ज्यादा वाला नंबर दिखे, उस हिसाब से आपको पॉइंट तैयार कर लेने हैं। देखें यहाँ पे मैंने 6 दिखा तो 6 पॉइंट तैयार कर लिए। ठीक है, नेगेटिव अगर नहीं है तो नेगेटिव आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव भी है तो इसलिए मैंने नेगेटिव भी बना लिया। ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, आपको पता है। अब इक्वेशन 1 से हमने क्या क्या मिला था, देखो x की वैल्यू जहां पर 0 थी, y की वैल्यू वहां पर 2 थी, तो x की वैल्यू 0 0 0 तो यही पॉइंट है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 2 ये रही। तो यानी कि ये पॉइंट क्या हो गया, 0 2। आपको पता है x वाले हम पहले लिखते हैं और y वाले पॉइंट को बाद में लिखते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखो, x की वैल्यू जहां पर 3 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3 ये रही, y की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू 1 ये रही। तो ये कौन सा पॉइंट बन गया हमारा, ये वाला 3 1। अब इसी तरीके से x की वैल्यू जहां पर -3 है, x की वैल्यू -3 ये रही, y की वैल्यू वहां पर 3 है तो y की वैल्यू पॉजिटिव में 3 और ये मिल गया हमें पॉइंट 3 और -3 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन से मिलने वाले पॉइंट से कौन सी लाइन तैयार होती है, देखो एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और इससे होते हुए हम एक लाइन खींच देंगे। ये इस तरीके से आप स्केल की सहायता से सीधी खींच लेना। अब इस लाइन पर हम इक्वेशन लिख देंगे जिससे बनी है x + 3y = 6। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन से मिलने वाले पॉइंट से हम लाइन खींचेंगे। देखो x की वैल्यू जहां पर 0 है, y की वैल्यू वहां पे -4 है, x की वैल्यू 0 तो यहीं पर, y की वैल्यू -4 ये रही, तो ये पॉइंट हो गया 0 -4। x की वैल्यू जहां पर 3 है, y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 3 कहां पर है, ये रही, y की वैल्यू -2 ये रही, तो यानी कि ये मिल गया हमें पॉइंट, यानी 3 -2। x की वैल्यू जहां पर -3 है, x की वैल्यू -3 ये रही, y की वैल्यू -6 है ये रही, ये -3 और -6, यानी 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 ये मिल गए। अब इनसे होते हुए हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये खींच देंगे और इस पर लिख देंगे हम इक्वेशन 2x - 3y = 12। ये बन गया हमारा ग्राफ। अब जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर कर रही है, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पर काट रही है एक दूसरे को आपस में। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो यहाँ पे 6 है, y की वैल्यू क्या है, x एक्सिस पे तो y की वैल्यू तो 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशन में x की वैल्यू हमारी क्या आएगी और y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी। ठीक है, इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, यही हमने पता लगाना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, हमें कोई भी समस्या दी हुई होगी उसको हमने सोल्व करना, उसका ग्राफ बनाना, जहां पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो वहां पे हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू हमारी क्या आई है 6 और y की वैल्यू हमें क्या मिली है 0।
क्लियर है बात? ये इस तरीके से आपने इसका ग्राफ बनाना है। अब ये कंडीशन भी तीन तरह की हो सकती है, या तो कोई ग्राफ होगा और उसमें दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन उनको बोलते हैं, ठीक है। या फिर कभी नहीं, वे कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, मतलब पैरेलल होंगी, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल होंगी। या फिर देखो दो कंडीशन होगी, या फिर कोई लाइन होगी, दूसरी लाइन भी सेम पॉइंट से, बिल्कुल सेम पॉइंट से बनी हुई होगी, बिल्कुल आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये एक लाइन है या दूसरी लाइन है, बिल्कुल उसके साथ ही, ठीक है, बिल्कुल वही लाइन होगी, सेम पॉइंट, सब कुछ सेम, ठीक है। तीन तरह की कंडीशन हो सकती है। अब इनको क्या कहते हैं और इनको कैसे पहचाने, सोल्व करने से पहले कैसे इक्वेशन को देखकर पता करें कि इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। ग्राफ आपने बनाना आ गया होगा, ठीक है, मैं ये सोचकर चलता हूं कि आपको ग्राफ बनाना आ गया। अब ये कंडीशन और पता लगानी हम सीखते हैं, तो चलिए हम पता लगाते हैं कि इक्वेशन देखकर कि इनमें से कौन सी कंडीशन हमारे ग्राफ पर तैयार होगी। तो चलिए अब पता लगाते हैं कि इक्वेशंस को हम किस तरीके से देखें कि उनसे बनने वाला ग्राफ किस तरीके का होगा। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वेशन 1 में जो x का कोफिशिएंट है वो a1 है, y का कोफिशिएंट है b1 है और कांस्टेंट टर्म है c1 है। इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और कांस्टेंट टर्म c2 है। तो हमने देखो a1 बाय a2 इक्वल हो अगर b1 बाय b2 इक्वल हो अगर c1 बाय c2, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 इक्वल c1 बाय c2, तो लाइन इस तरीके से खींचेगी। दूसरी लाइन भी सेम पॉइंट पर ही होगी, बिल्कुल सेम पॉइंट, आपको पता नहीं लगेगा आपने एक लाइन खींची या दो लाइन, मतलब कि दिखने में एक ही होगी, वो लाइन सेम पॉइंट होंगे, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि देखो ये हर पॉइंट पर मिलती हुई जा रही है, हर पॉइंट पर पता नहीं इतने कितने पॉइंट हैं, गिन ही नहीं सकते। तो इसके अनेक सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है इसके, ठीक है। अब अगर a1 बाय a2 इक्वल हो b1 बाय b2 लेकिन नॉट इक्वल हो c1 बाय c2 के, देखो इसमें तीनों इक्वल थी, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 नॉट इक्वल है c1 बाय c2 के, तो क्या होगा, तो लाइन हमारी पैरेलल होंगी। ग्राफ बनाएंगे ना जब, तो एक लाइन इस तरीके से खींचेगी, एक लाइन इस तरीके से खींचेगी, पैरेलल लाइन, रेल की पटरी देखी है, ये कभी नहीं मिलेंगी, ये कभी मिलेंगी ही नहीं। और जो लाइन किसी पॉइंट पर मिलती ही नहीं, कभी नहीं मिलती, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। देखो ये अनेकों पॉइंट पर मिलती हुई जा रही है, तो इसके अनेकों सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इनके, ये एक भी पॉइंट पर नहीं मिलेगी तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। क्लियर है? अब अगर a1 बाई a2 तीसरी कंडीशन है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2, तो c1 बाई c2 चाहे आप देखो या ना देखो, एज योर चॉइस, देखो या ना देखो। a1 बाई a2 अगर नॉट इक्वल मिल जाए b1 बाई b2 के, तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, मतलब आप जब ग्राफ तैयार करोगे तो एक लाइन ऐसे खींचेगी, एक लाइन ऐसे, वह किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी वे, उनको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो ये कितने कितने पॉइंट पर मिल रही है, सिर्फ एक पॉइंट पर, तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो वही सॉल्यूशन रहेगा इसका, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट पर मिल रही, ये अनेक पॉइंट पर मिल रही, तो अनेक सॉल्यूशन, ये किसी पॉइंट पर मिल ही नहीं रही तो नो सॉल्यूशन। अगर आपको दो इक्वेशन मतलब दे दे, इक्वेशंस दे दे और पूछ ले कि इसके सॉल्यूशन बताओ भाई कितने होंगे, अगर वो पैरेलल निकल जाए, ये कंडीशन निकल जाए, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ये कंडीशन निकल जाए तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये कंडीशन निकल जाए तो मेरे भाई उसके अनेक सॉल्यूशन होंगे। अगर ये कंडीशन निकल जाए तो एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्लियर है बात। अब चलो एक एग्जांपल लेकर के आपको बताना है उसका आंसर पहले, ठीक है, आपको कुछ सेकंड दूंगा, आपको उसका आंसर बताना फिर मैं बताऊंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो लाइन होगी, ठीक है ना, समझ गए।
शुरू करें? तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल कहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले लिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं हम। इसमें देखो A1 क्या है 5 है और A2 क्या है 7 है, यानी A1 बाय A2 हमारे पास क्या मिल गया 5/7, कट रहे नहीं तो इसी तरीके से रहने देंगे। B1 बाय B2 क्या मिल रहा है, देखो y का कोफिशियंट पहले उसमें इक्वेशन में क्या है -4 और सेकंड में 6, तो ये देखो कट रहे हैं, चलो काट लेते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, लेकिन सेम नहीं है। यहाँ पर क्या कंडीशन मिलती है C1 बाय, चलो देख लेते हैं इसको भी, C1 बाय C2 इक्वल टू क्या है 8/-9। तो जब हमें पता है A1 बाय A2 नॉट इक्वल है B1 बाय B2 के, तो ये हमने देखने की वैसे भी जरूरत नहीं थी। क्लियर है? A1 बाय A2 नॉट इक्वल है B1 बाय B2 के, इक्वल दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, नॉट इक्वल है। तो जब ये इक्वल नहीं, तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है यहाँ पर, बताओ क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी, बताओ, कमेंट करो। ज्यादातर बच्चों का सही कमेंट होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आपने ये पता लगा ली। देखो A1 बाय A2 अगर सर नॉट इक्वल है B1 बाय B2 के, सर तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये किसी न किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगे। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, अगर ये पूछ ले पेपर में, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बारी आ चुका है। ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, उनको ये नहीं पता कि कैसे हम पता लगाए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आप ऐसी गलती कभी मत करना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इसी तरीके से हम अब दूसरे एग्जांपल को देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में A1 बाय A2 हमारे पास क्या है 5/-10, यानी -1/2 मिल गया मेरे को। B1 बाय B2 क्या है, B1 बाय B2 -3/6, यानी -1/2 मिल गया। C1 बाय C2 क्या है, C1 बाय C2 11/-22, यानी -1/2, यानी यहां से मेरे को पता चलता है कि A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 इक्वल है C1 बाय C2, तीनों तो इक्वल है। तो अब बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, ये लाइन एक दूसरी को के साथ क्या करेंगी और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, बताओ जल्दी, आपने बताना, बताओ जल्दी। देख लिया होगा आपने, नकलची बंदर नकल मार गए। A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 इक्वल है C1 बाय C2, अगर ये तीनों इक्वल हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या लिखा था, तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन, मतलब दिखेगी एक लाइन, दूसरी भी लाइन इन्हीं पॉइंटों से होती हुई जाएगी, सेम पॉइंट, सब कुछ सेम। तो इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके अनेकों सॉल्यूशन है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि ये इतने पॉइंटों से मिलती हुई जा रही है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ऑप्शन जहां पर दिख जाए टिक कर दो। क्लियर है? अगर ये आपने पता लगाना आ गया तो मेरे भाई अब देखो, अगर ये आपने समझ में आ गया, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया, तो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है। समझ आ गई बात? चलो एक और बात बता देता हूं, जो भी लाइन, देखो अगर कोई लाइन कोइंसिडेंट है और अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं पर मिल रही है एक दूसरे से, इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट पर मिल रही है, और अगर कोइंसिडेंट है तो हर पॉइंट पर मिल रही है। जो लाइनें एक दूसरे के साथ मिल रही हैं वे होंगी कंसिस्टेंट, उनको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, और जो कभी मिल ही नहीं रही, जैसे कि पैरेलल लाइन, जैसे पैरेलल लाइन, अगर मैं पैरेलल लाइन को खींचूं तो ये कभी मिल ही नहीं रही, तो इनको क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कॉन्सिस्टेंट कौन सी लाइन होती है, जो या तो कोइंसिडेंट हो या इंटरसेक्टिंग हो, और इनकंसिस्टेंट कौन सी हो, जो पैरेलल हो सिर्फ। क्लियर है बात? तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई इनमें से कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो आपने पहले बताना होगा कि ये इंटरसेक्टिंग कर रही हैं या ये कोइंसिडेंट हैं या ये पैरेलल हैं, फिर आप पता लगाओगे। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, अगर पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट है, अगर पैरेलल के अलावा अन्य दो हैं
तो कंसिस्टेंट है, या कंसिस्टेंट का मतलब मतलब कहीं पर भी मिल रही है, ठीक है, क्लियर है बात। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक और बात कही गई है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनके ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने मैंने आपको सिखा दिए, समझ में आ गई बात। इसी तरीके से मैंने पहले कहा था कि आज आपको झटके महसूस होने शुरू होंगे, क्योंकि मैं बिना बताए आपकी एक्सरसाइज को खत्म करवाने वाला हूं। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अगर उनमें कोई डाउट हो तो डोंट वेरी, मैं हूं, कमेंट करो, आंसर मिल जाएगा, टेंशन लेनी नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब सर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सर एक तो करवाया नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 को खत्म करते हैं। अब ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है इसमें? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. मतलब इसने कहा है कि भाई साहब एक मैथ क्विज थी, उसमें 10वीं क्लास के 10 बच्चों ने भाग लिया, ठीक है, और जो लड़की थी ना वो लड़कों से 4 अधिक थी, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितनी उसमें लड़कियां थी, कितनी उसमें लड़के थे। तो पहली बात, आपने जो भी निकालना हो, आपसे जो भी पूछा गया हो, आपने उसको ही एक्स और वाई मानना है। ध्यान से सुनो, जो भी निकालना है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, उसको ही आपने एक्स और वाई मान लेना है। यहां पे क्या कहा है? नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को ही एक्स मान लेना, नंबर ऑफ बॉयज को ही वाई, या इनको बदल सकते हो, बॉयज को एक्स, गर्ल्स को वाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमसे जो पूछा गया उसको हमने मान लेना है, उसी को मानना है। सॉल्यूशन करते हैं हम। लेट number of girls, let number of girls इक्वल है x, ठीक है। लेट एंड मान लिया, लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू y। हमने मान लिया कि जो लड़कियां थी वे x थी और जो लड़के थे वो उनकी संख्या थी वो y थी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? कि भाई साहब उन वे टोटल तो 10 थे, यानी कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस करूं नंबर ऑफ बॉयज तो टोटल कितने थे? 10 थे, और ये हमारी इक्वेशन 1 तैयार होगी। क्लियर है? अब उसने क्या कहा गया था? उसने क्या कहा था कि जो गर्ल्स थी ना, गर्ल्स, वो बॉयज जितने भी थे बॉयज से 4 अधिक थी, यानी कि गर्ल्स थी एक्स इक्वल है बॉयज थे वाई। ये इक्वल कब होगा? जो ये है ना, ये 4 फालतू है, यहाँ पे 4 अधिक है, तो या तो इसमें से 4 माइनस कर दे। देखो ये एक ताकड़ी है, ठीक है, ये यहाँ पे 4 अधिक है तो ये नीचे का इक्वल का साइन है, इक्वल दिखाना है, तो या तो यहाँ पे 4 और रख दे, या यहाँ से 4 माइनस कर दे, तो यहाँ पे 4 रख देंगे तो इक्वल होगा। तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है कि x, या इसी तरीके से रहने दो इसको, ठीक है, ये इक्वेशन 2 तैयार होगी। क्लियर? अब हमने इसका ग्राफ भी, ग्राफ के माध्यम से इसको सोल्व करना, पूरी एक्सरसाइज को इसको ग्राफ के माध्यम से ही सोल्व करना, ग्राफिकल मेथड ही इसमें आजमाना है। तो हम क्या करेंगे अब? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y को हम इधर रख लेंगे इक्वल टू 10 माइनस एक्स, और जैसा मैंने सिखाया था उसी तरीके से आपको ये बॉक्स बना लेने हैं और x और y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी। अगर मैं x की वैल्यू, देखो अगर x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू 10 आएगी। x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 5 रख लिया, x की वैल्यू 5, तो अगर x की वैल्यू 5 रखोगे, रफली काम करके दिखा दूं मैं, अगर x की वैल्यू 5 यहाँ पर y इक्वल टू x की वैल्यू 5 रख दी तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई? 5 आ गई। और क्या रखें? अगर x की वैल्यू मैं
4 रख दो, अगर मान लो कुछ भी रख सकते हो, x की वैल्यू 4 रखो तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। अगर x की वैल्यू 6 रख दो, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 4। क्लियर है ये। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, इसके भी इस तरीके से बॉक्स तैयार कर लेंगे। बताओ क्या करें अब, देखो क्या क्या रखें, x इज इक्वल टू वाई की जगह क्या रखें, अगर मैंने y की जगह 1 रख लिया, y की जगह मैंने रख लिया 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो y की जगह मैंने 1 रखा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5। अगर y की जगह मैं 2 रख लूं, y की जगह 2 रखा तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की जगह 2 रखा, x की वैल्यू 6 आ गई। और बताओ और क्या रखें, अगर देखो अगर मैं y की जगह पर 3 रख लूं, y की जगह 3 तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। y की जगह या मैं -4 रख लूं, x इज इक्वल टू y की जगह मैंने -4 रखा तो +4 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई किस कंडीशन में, y की वैल्यू मैंने -4 रख दी। क्लियर है, ये हमारे हो गए पॉइंट तैयार। अब हम इन पॉइंट से ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो स्पेस है नहीं तो इसके लिए हमने इसको साफ करना पड़ेगा, तो चलिए अब हम इसका ग्राफ तैयार करते हैं। तो चलिए अब हम इसका ग्राफ तैयार करते हैं। देखो इक्वेशन 1 से हमें क्या क्या पॉइंट मिल रहे हैं, x जहां पे 5 है, y वहां पे 5 है, तो x 5 ये रहा। इस तरीके से आपने ग्राफ बना लेना है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट क्या है 6 है, देखो इसमें भी सबसे बड़ा 6 है, इसमें भी सबसे बड़ा 6, तो 6 पॉइंट आपने बना लेने हैं। x एक्सिस और y एक्सिस आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो आप 9वीं में भी 9th क्लास में भी सीख के आए हो। तो जहां पे x की वैल्यू 5 है वहां पे y की वैल्यू भी 5 है, तो पॉइंट तैयार हो रहा है ये 5 5। जहां पे x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 ये रही, y की वैल्यू वहां पे 6 है, y की वैल्यू 6 ये रही, तो 4 6 ये मिल गया हमें 4 6। जहां पे x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 3, y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 ये रही, तो ये हो गया पॉइंट हमारा 6 4। अब इन 3 पॉइंट से मिलकर बनी हुई लाइन हम खींच लेंगे इस तरीके से, ठीक है, मतलब कि ये खींच लें। अब ये इक्वेशन थी 1, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इक्वेशन 2 से मिले हुए पॉइंट से हम लाइन खींचेंगे। देखो इक्वेशन 2 ये रही, x की वैल्यू जहां 5 है, y की वैल्यू वहां पर 1 है, x की वैल्यू 5 ये रही, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 ये रही, तो ये होगा हमारा 5 और 1। जहां पे x की वैल्यू 6 है वहां पे y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 6 ये रही, y की वैल्यू 2 ये रही, तो ये होगा 6 और 2। जहां पे x की वैल्यू 0 है, x की 0 ये रही, y की वैल्यू -4 है, y -4 और ये रहा, इनमें माइनस लगाना भूल गया, -4 ये रहा, तो ये पॉइंट बन गया 0 -4। क्लियर है। अब 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट इनसे बनी हुई लाइन हम खींच लेंगे। ये इस तरीके से आपको ये लाइन खींच लेनी है। इंटरसेक्ट कहां पर हो रही है, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर हम एक्स एक्स वाई एक्सिस के ऊपर देखें इस तरीके से और एक्स एक्सिस के ऊपर देखें इस तरीके से, यहाँ पे पॉइंट है 7, ठीक है। तो यानी कि जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पे ये पॉइंट एक्स पर क्या वैल्यू दिखा रहा है और वाई पर क्या वैल्यू दिखा रहा है। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर इसका हम परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये किस किस से मिलकर बना हुआ है 7 और 3 से, यानी यहाँ पे x की वैल्यू है वो है 7 और y की वैल्यू है 3 इस कोऑर्डिनेट पर, ठीक है। तो यानी कि हमने x क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 7 और नंबर ऑफ बॉयज क्या माना था y, तो y यहाँ पे है 3, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है 3, और इसने कहा था कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 अधिक है कि नहीं है, 7 3 से 4 अधिक है ना, तो ये जहां पर मीट कर रही है यहाँ पर कर रही है, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 7 है,
नंबर ऑफ बॉयज कितना है 3 है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टू लाइन है, जो टू लाइंस मीट एट पॉइंट कौन सा है 7 और 3। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर मतलब इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 को भी करना है। देखो पार्ट नंबर 2 में मैं आपको इक्वेशन बना करके दे दूंगा, फिर आपने उसके पॉइंट खुद निकालने हैं और उसका ग्राफ खुद तैयार करना है। तो चलिए हम पार्ट नंबर 2 को भी देख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब के 5 पेंसिल्स और 7 पेन का मूल्य है जो वो 50 रुपए है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। देखो भाई इसने क्या कहा है कि हमें एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य बताना है। ठीक है, एक पेंसिल और एक पेन का रेट हमने बताना है। इसने ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम कर लेंगे इसका। लेट मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ देखो इसने क्या पूछा 1 पेंसिल और 1 पेन का, तो हम मानेंगे भी उसी का जिसका हमसे पूछा है। ठीक है, 1 पेंसिल लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का कॉस्ट मान लेंगे x रुपए। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इसका मान लेंगे y रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 पेंसिल और जब 7 पेन लिए ना 5 पेंसिल यानी कि 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का रेट x है तो 5 पेंसिल का 5x, और 7 पेन तो एक पेन का y है तो 7 का 7y इक्वल टू कितने रुपए का पड़ा 50 रुपए का। ये इक्वेशन बना है। इसी तरीके से बाद में जब लिया तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का x है तो 7 का 7x, 5 पेन्स एक पेन का y है तो 5 का 5y इक्वल टू कितने रुपए का 46 का। ये इक्वेशन 2 है। अब आपने फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2 से वे पॉइंट बनाने और फिर उनका ग्राफ खींचना है, और जहां पर वे कट करें वो देख लेना x पर कौन सा पॉइंट है और y पर कौन सा पॉइंट है। वही हो गया आपका जो x आपने माना था पेंसिल, तो x एक्सिस पर जहां पर वो पॉइंट बना रहा है तो वो तो होगा आपका पेंसिल का मूल्य। y एक्सिस पर कहां पर बना रहा है वो होगा आपका पेन का मूल्य। अब ये आपको करना है आगे। ठीक है, क्लियर है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5वां क्यों रह गया भाई साहब, देखा उसने भी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उसका हाफ पेरीमीटर दिया गया है। वॉज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स वाइड। मतलब के इसकी जो लेंथ है वो इसकी जो चौड़ाई से कितनी अधिक है 4 मीटर अधिक है। इज 36 मीटर। इसका जो हाफ पेरीमीटर वो कितना है 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। इसकी हमने लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है कि कितनी है। तो हम मान लेंगे सॉल्यूशन लेट क्या कर लेंगे लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू x मीटर एंड लेट ब्रेथ ऑफ द गार्डन इक्वल टू y मीटर। अब जो लेंथ है वो x मीटर है, ब्रेड्थ है वो y मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो हाफ इसने कहा है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना है
36 मीटर। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है इक्वल टू, इसने जो भी दिया हाफ दिया तो हाफ इक्वल टू 36, यानी 2 से 2 कट गया, यानी एल प्लस बी इक्वल टू 36 है, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 36, ये इक्वेशन है एक। अब दूसरी कंडीशन ये है कि लेंथ है वो 4 मीटर अधिक है उसकी ब्रेथ से, ठीक है। तो देखो 4 मीटर अधिक है लेंथ, तो यानी कि लेंथ x इज इक्वल टू हो y, जो ये x है ये इस y से 4 मीटर अधिक है, तो या तो यहां से हम 4 माइनस करें या यहां पर हम 4 प्लस करें, तो यहां पर 4 प्लस कर देंगे, ये इक्वल हो गया, ये इक्वेशन होगी। तो अब इसको आपने सोल्व करना है, इसका ग्राफ आपने बनाना है, इसके पॉइंट आप निकाल करके आपने इसका ग्राफ बनाना है, और फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी x की और y की, ठीक है। यानी आपने लेंथ भी मिल जाएगी, ब्रेथ भी मिल जाएगी, फिर आपने कमेंट करना है कि क्या आंसर आपका निकला है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक इक्वेशन दी हुई है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल है 0, और हमने क्या बताना है कि एक इक्वेशन ऐसी बनानी है कि जो इनका ग्राफ हो वो इंटरसेक्ट हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या है, a1 बाय a2 नॉट इक्वल होंगी b1 बाय b2 के। तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनाओ कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल हो b1 बाय b2 के। तो कुछ भी बना दो एज योर चॉइस, मैं बना दूंगा 3x प्लस 4y माइनस, ये तो कुछ भी ले लूं, प्लस ये ले लिया मैं 9 इक्वल टू 0। तो अब यहां से देखो a1 बाय a2 इक्वल है 2 बाय 3, b1 बाय b2 इक्वल है 3 बाय 4। क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल है b1 बाय b2 के। तो ये जो हमने इक्वेशन बनाई है और ये इक्वेशन है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग होगी। अब दूसरी कंडीशन पैरेलल, इसकी पैरेलल लाइन बनानी हमने। तो पैरेलल का मतलब a1 बाय a2 इक्वल होगा b1 बाय b2 के, और नॉट इक्वल होगा c1 बाय c2 के। तो बताओ a1 बाय a2, इसका डबल कर देंगे 4x प्लस इसका भी डबल कर देंगे 6y, इसको कुछ और लिख देंगे माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो a1 बाय a2, a1 बाय a2 क्या मिल रहा है, मैं सीधा बता दूं तो 2 बाय 4 इक्वल टू 1 बाय 2। b1 बाय b2 क्या मिल रहा है, b1 बाय b2 3 बाय 6 यानी 1 बाय 2, यानी a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2, लेकिन ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है माइनस 8 बाय माइनस 9, ये 8 बाय 9, ये इनके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 नॉट इक्वल है c1 बाय c2। तो ये लाइन होगी हमारी पैरेलल लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे जिसके, उसकी क्या कंडीशन है कि a1 बाय a2 इक्वल होगा b1 बाय b2, a1 बाय a2 इक्वल होगा b1 बाय b2 के इक्वल होगा c1 बाय c2 के। कुछ भी नहीं चाहिए तो यही, ये डबल कर दिया, ये भी डबल कर दो, माइनस का 16, ये भी 1 बाय 2 आ जाएगा। या फिर इससे अलग बनानी है तो इसके 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6x प्लस 9y और 8 3 जा बिल्कुल सही 24 इक्वल टू 0। अब यहां पे a1 बाय a2 आप लिख लेना अच्छे से, मैं सीधा लिख देता हूं 1 बाय 3, b1 बाय b2 यानी कि 1 बाय 3, c1 बाय c2 माइनस 8 माइनस 24, माइनस से माइनस 8 3 जा 24 यानी 1 बाय 3। तो यहां से a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 इक्वल है c1 बाय c2, ठीक है। तो ये जो है ये हमने बनाई है, ये है कोइंसिडेंट लाइन। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको ध्यान से देखो, उसमें आपको दो
इक्वेशन दी हुई होंगी और कहेगा कि आप उसका ग्राफ बनाओ और एक्स एक्सिस के ऊपर जो ट्रायंगल बना है उसके कोऑर्डिनेट बनाओ बताओ। मतलब कि अगर मान लो इस तरीके से आप ग्राफ बनाओगे, वो इस तरीके से बनेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर कहे तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके ये वाले पॉइंट बता दियो, ये वाले कोऑर्डिनेट बता दियो और ये वाले कोऑर्डिनेट बता दियो। यहाँ पे एक्स क्या है, वाई क्या है। अगर कभी आपको वाई एक्सिस के ऊपर कहे, यानी इस तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर कहे तो ये वाला, वाई एक्सिस के ऊपर कहे तो वाई एक्सिस के ऊपर तो भाई ये हो रहा है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बता दियो, ये वाले कोऑर्डिनेट बता दियो और ये वाले कोऑर्डिनेट बता दियो। आपसे उसमें पूछा गया एक्स एक्सिस के, तो आपने ये वाले कोऑर्डिनेट बताने, ठीक है। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। और इसी तरीके से आपकी अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया बिना आपको पता चले। आज आपकी पूरी एक्सरसाइज इसी तरीके से खत्म की है कि आपको पता भी नहीं चला और आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होगी। समझ में आ गया। इसी तरीके से हम आगे भी करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ग्राफिकली मेथड में हमें क्या करना था कि ग्राफ ज्यादा लाइन वाइन ज्यादा फंड था, ठीक है। और आगे बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर जरूर करें और अपने चैनल मैथ स्पेशल सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपके एक्सरसाइज 3.2 के साथ।